हेलो विद्यार्थीगण, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग हिंदी के नए टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, वर्णमाला पर। हम लोगों ने अभी हिंदी के विकास पर बातें की थी। हिंदी का विकास क्रम कैसे था, कैसे हिंदी आई, कैसे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई थी, इन पर हम लोगों ने चर्चाएं की थी। हिंदी के पूरे इतिहास पर हम लोगों ने चर्चाएं कर ली थी। हम लोग आज बात करने वाले हैं वर्णमाला पर। वर्णमाला पर। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये व्यवस्थित समूह कैसे हैं? क्या व्यंजन पहले आएंगे या स्वर पहले आएंगे? स्वर आए हैं तो कहाँ से आए हैं? व्यंजन आए हैं तो कहाँ से आए हैं? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? वर्ण क्या होता है? अक्षर क्या होता है? शब्द क्या होता है? इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो शब्द को जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम वर्ण पर कहीं ना कहीं चर्चाएं करेंगे कि वर्ण का विकास कैसे हुआ, वर्ण कैसे बना। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन इस वर्णमाला में आप देखेंगे, इस वर्णमाला के दो भेद होते हैं। एक आपका होता है स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। वर्णमाला कितने प्रकार होते हैं? वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? वर्णमाला के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन होता है। स्वर क्या होता है? व्यंजन क्या होता है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये स्वर और व्यंजन हमारे देवनागरी लिपि में कितनी संख्याओं के रूप में जाने गए हैं? भारतीय संविधान के तहत हमारे जो हिंदी की देवनागरी लिपि है, इसमें कितने स्वर कितने व्यंजन हैं, हम इन पर भी कहीं ना कहीं प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और जो किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। स्वर क्या है? इन स्वरों के बारे में बात करें कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मूल रूप से अगर देखा जाए, मूल रूप से स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मूल रूप से स्वरों की उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? आ, ये ई और ये उ, और री। मूल रूप से स्वर आ, ई, उ और री। ये आ की उत्पत्ति, इस ई की उत्पत्ति और इस उ की उत्पत्ति पर हम जब चर्चा करें तो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे कि आपकी जो आ की उत्पत्ति है, ई की उत्पत्ति है और उ की उत्पत्ति है, ये क्या होता है? इकार ध्वनि क्या होती है, उकार ध्वनि क्या होती है। ये आपका उकार ध्वनि से, उकार ध्वनि से, और ये आपका इकार ध्वनि से उत्पन्न हुआ। री आपका आगत है, और ये आया कहां से था? संस्कृत से आया था। और आ, यही आपका कहीं ना कहीं मूलाधार माना गया है। अर्थात हम हिंदी में स्वरों को अगर आगे बढ़ाएं तो क्या करते हैं कि इन दो स्वरों को जोड़ करके, दो स्वरों को जोड़ करके हमने एक और स्वर बनाया, और वो कौन सा बनाया? इसी स्वर का बड़ा बनाया। ऐसे ही दो छोटी ई को जोड़ करके हम लोगों ने बड़ी ई बनाई, और ऐसे ही दो छोटे ऊ को जोड़ करके हम लोगों ने बड़ा ऊ बनाया। अर्थात मूल स्वरों से ही हम लोग स्वरों का निर्माण कर रहे हैं। दो छोटे आ जोड़े, हमने बड़ा आ बनाया। दो छोटी ई जोड़ी, हमने बड़ी ई बनाई। और जब दो छोटे ऊ जोड़े तो हमने बड़ा ऊ बनाया। लेकिन अगर दो री जोड़ोगे तो आपका बनेगा रिर बनेगा। क्या बनेगा? रिर। और इस रिर का प्रयोग हिंदी में तो कहीं होता ही नहीं है, क्योंकि जब हम इस री को संस्कृत का आगत माने हैं तो इस रिर का प्रयोग हमारे हिंदी में कहीं है नहीं। इसलिए आप हिंदी में इस रिर को कहीं नहीं देखेंगे। इस री का प्रयोग हिंदी की भाषा में आप शब्दावली में देखेंगे, और जब शब्दावली में देखेंगे तो यही री जो है आपका, ये आपका रा के रूप में पढ़ा जाता है। या तो इस री का रूपांतरण आधार रेफ में होगा,
या इस री का रूपांतरण आधार क्रमांक वाले रा में होगा, या इस री का रूपांतरण आपका कृष्ण वाले में होगा, और या फिर आपका ट्रक वाले रा में हो जाएगा इस री को। क्योंकि री जो है ये हमारे हिंदी की नहीं, ये री हमारी जो है संस्कृत से हिंदी में आई हुई है। जैसे आपने शब्द कोई लिखा, एक शब्द लिखा ऋतु, तो ऋतु शब्द कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका मतलब ये कैसा शब्द हो गया? संस्कृत का शब्द हो गया। और इसी को जब तद्भव लिखोगे तो शब्द बन जाएगा ऋतु, बन जाएगा शब्द। क्या शब्द बन जाएगा? ऋतु बन जाएगा। तो हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से स्वरों की उत्पत्ति हुई है और कैसे कैसे स्वर बन करके तैयार हुए हैं। जैसे हमने बात की थी छोटा आ, हम लोगों ने बात की बड़ा आ, फिर बात की छोटी ई, फिर बात की बड़ी ई, फिर ऊ, फिर री, और फिर आपने शब्दावली का निर्माण किया नहीं है। तो फिर हम लोग देख लेते हैं आगे के वर्ण कैसे बनेंगे। जैसे दो छोटे आ जोड़े थे, जब दो छोटे आ जोड़े थे तो क्या बनाया था? बड़ा आ। दो छोटी ई जोड़ी थी तो क्या बनाई थी? बड़ी ई। और ऐसे दो छोटे ऊ जोड़ करके आपने क्या बनाया? बड़ा ऊ बनाया। और ये री तो भाई आगत है, तो अब हम आगे के स्वरों को कैसे बनाएंगे सीखते हैं। जैसे आ के बाद में हमने ई जोड़ा, आ और ई, आ के बाद ई ले आए तो ए, और हमें मिल क्या गया? ए मिल गया। और जब हमें ए मिल गया है तो हमने आ के बाद में ए को जोड़ दिया, बना दिया हमने ए। अब हमने क्या करना है? आ के बाद में ऊ जोड़ना है। आ के बाद में ऊ जोड़ा तो क्या बन गया? ओ। आ के बाद में ऊ जोड़ने पर ओ बन गया है। और फिर हमने आ के बाद में ओ जोड़ दिया तो बन गया औ। अर्थात री के आगे फिर ए, आए, ओ और औ। हिंदी में हम लोगों ने स्वरों को बना लिया, स्वर जान गए कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी में स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन हिंदी में अंग आहा क्या होता है? अंग आहा रूपरेखा, रंग स्वभाव इसी की तरह है, लेकिन इनको स्वरों में सम्मिलित नहीं किया गया है। ये आपका अंग जो है ये आपका अनुस्वार है। अंग जो है आपका अनुस्वार है और आहा जो आपका ये विसर्ग है। और अनुस्वार के बाद जब कोई विसर्ग आता है तो होता है आयोग वाह। आयोग वाह होता है। यदि किसी अनुस्वार के बाद में कोई विसर्ग आ जाए तो क्या होता है? अयोग वाह होता है। अर्थात हिंदी में कुल आपने कितने वर्णों के बारे में जान लिया? तो हिंदी में आपने कुल स्वर वर्ण जो हैं आपने 13 की पहचान कर ली। लेकिन ये 13 स्वर होते नहीं हैं। जब 13 स्वर होते नहीं तो ये 2 जो हो गए आपके ये हो गए आगत। अर्थात हिंदी में बचे स्वरों की संख्या कितनी? 11। परीक्षा में क्वेश्चन पूछे और बोले कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो भी 11 करना है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो भी 11 करना है। परंपरागत रूप से हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और उच्चारण की दृष्टि से पूछे तो उच्चारण की दृष्टि से इस री को हम लोग बाहर कर देते हैं। अर्थात इस उच्चारण में री को हम सम्मिलित नहीं करते हैं। तो री हमारा उच्चारण में बाहर है। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। और जबकि हमने बात की थी मूल स्वरों की संख्या कितनी, हम लोगों ने बातें की थी तो मूल स्वरों की संख्या हमारी होती है 4। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी? 4। उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण के आधार पर मूल स्वर, उच्चारण के आधार पर मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3। और मूल स्वर होते कितने? 4 होते हैं।
मूल स्वर कितने होते हैं? 4, लेकिन उच्चारण के आधार पर मूल स्वरों की संख्या 3। कारण री को तो हमने बाहर कर दिया। जब हमने री को बाहर कर दिया है तो इसको पढ़ेंगे, एक बार इसको पढ़ेंगे। अ, आ, ई, उ, ये री जो है उच्चारण में काउंट नहीं होता है, हमारी लय को बिगाड़ रहा है। ए, ओ, औ। अंग, आहा तो स्वर है नहीं, तो इनको हम काउंट करेंगे नहीं, अर्थात ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं आगत स्वर हैं। ये हमारे कैसे स्वर हैं? आगत स्वर हैं। अर्थात अकेले अगर पूछेगा तो आगत नहीं है, अगर अकेला है तो अनुस्वार है, ये अकेला है तो विसर्ग है, अगर अनुस्वार के बाद में विसर्ग है तो ही क्या होगा? अयोगवाह होगा, अदरवाइज ये अयोगवाह वर्ण नहीं होगा। अकेले अकेले पूछेंगे तो अंग आपका अनुस्वार, आहा आपका विसर्ग होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अब चर्चाएं की हैं। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी? 4। उच्चारण के आधार पर मूल स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि उच्चारण की दृष्टि से या उच्चारण के आधार पर मूल स्वर ना दे, उच्चारण के आधार पर आपसे पूछ लेगा स्वरों की संख्या कितनी, तो 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आपसे पूछ लेगा कि बताओ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या होती है 11। कुल स्वर पूछ ले तब भी, अगर आपसे पूछ ले कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब भी उत्तर क्या करना है? 11 ही करना है। अगर आपसे पूछ ले परंपरा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है। परंपरा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। मूल स्वर 4। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 3। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 3 और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10। और अगर आपसे पूछे कि कुल स्वरों की संख्या, तब भी आपको 11 करना है। और अगर आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी होती है, फिर भी आपको कितना करना है? 11 ही करना है। स्वर की अब हम बात कर रहे हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ था, उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके बारे में हमने जाना। तो जो स्वर थे आपके, ये आपका अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। इनके उच्चारण का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये भी तुमने आ बोल दिया और ये भी तुमने आ बोल दिया, तो दोनों तो तुमने आ बोल दिए, इसमें कैसे पहचानेंगे ह्रस्व कौन है और दीर्घ कौन है? जब हम इनको उच्चारण ध्वनि के आधार पर सही उच्चारण नहीं करेंगे, और जब तक इसका सही उच्चारण नहीं करेंगे, जब तक इसमें सही उच्चरित ध्वनि नहीं आएगी, तब तक हम इसमें ना तो ह्रस्व को पहचान सकते हैं और ना ही दीर्घ को पहचान सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसके उच्चारण में समय लगे कम वो ह्रस्व स्वर होता है, और जिसके उच्चारण में समय लगे ज्यादा वो दीर्घ स्वर होता है। तो इसका सही उच्चारण देखें क्या है। ये है हमारा अ, ये क्या है? अ, आ, इ, उ, री को उच्चारण में बाहर कर देते हैं, और ये है हमारा ए, ओ, औ। अब किन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा समय लगा, वो दीर्घ स्वर की श्रेणी में जाएंगे। किन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगा, वो ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आएंगे। किन के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, तो वो हमारे पुलुप्त की श्रेणी में आएंगे। अर्थात स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर या फिर उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को बांटा जाता है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, अर्थात जिनके उच्चारण में समय कम लगे, जिनके उच्चारण में समय कम लगे।
जिनके उच्चारण में समय कम लगे वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में समय लगे अधिक वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में समय क्या हो? ज्यादा लगे, अधिक लगे समय, अधिक लगे समय, तो वो क्या? दीर्घ स्वर। और जिनके उच्चारण में समय लगे कम वो हमारा होता है पुलुप्त स्वर। वो स्वर होता है हमारा पुलुप्त स्वर। तो पुलुप्त स्वर जो होता है ये क्या होता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेता है, अर्थात दीर्घ से भी अधिक, दीर्घ स्वर से भी अधिक उच्चारण में अगर समय लेता है, उच्चारण में समय लगता है, तो वहां पर आपका क्या होता है? पुलुप्त स्वर होता है। पुलुप्त स्वर का ज़्यादातर प्रयोग हम भगवान की भक्ति के लिए करते हैं। पुलुप्त स्वर का ज़्यादातर प्रयोग हम लोग किसी को पुकारने के लिए करते हैं। जैसे पुलुप्त स्वर की श्रेणी में ओम का उच्चारण, ओम पुलुप्त स्वर है। या किसी को पुकारने में, पुकारने के लिए, किसी का नाम है कल्लू, किसी का नाम क्या है? कल्लू, और आपने उसका नाम और लंबा खींच दिया और तुमने बोल दिया कलुआ, तो ये क्या हो गया? ये आपने पुलुप्त स्वर आधार उसमें जोड़ दिया। अर्थात किसी को पुकारने के लिए या भगवान की भक्ति के लिए ओम का उच्चारण करने के लिए पुलुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे, तो यहां पे देखते हैं कि किस किस में उच्चारण में समय लग रहा है अधिक। अर्थात हमने बात की, हमने बोला अ, आ, ई, तो आ में ज्यादा समय लगा या इस वाले आ में ज्यादा समय लगा? ये हमने बोला आ, तो अ और ये आ, ये हमारा कैसा हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। ई कम समय लगा, ई इसमें समय लगा ज्यादा, तो ये भी हमारा दीर्घ हो गया। उ, ये भी हमारा दीर्घ स्वर हो गया। ए, आए, ओ, आओ, इनमें भी समय लग रहा है ज्यादा। तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 7। और ह्रस्व स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 3। जिनके उच्चारण में कम समय लगा वो हमारा ह्रस्व स्वर, और जिनके उच्चारण में समय लगा ज्यादा वो हमारा दीर्घ स्वर होता है। जैसे एक अंग्रेजी का आगत है अ, अंग्रेजी का आगत एक अ है, ये भी हमारा दीर्घ की श्रेणी में ही काउंट किया जाता है। अर्थात दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। और ह्रस्व स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। जो लाल रंग के गोले में है ये आपके ह्रस्व स्वर हैं, और जो काले रंग के गोले में है ये आपके दीर्घ स्वर हैं। और उच्चारण में इस री को हम लोग जब गिनते नहीं है, तो जब उच्चारण में इस री को जब नहीं गिनते हैं तो हमारे कितने हैं? यही सारे के सारे स्वर जो दिखाई दे रहे हैं यही आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आगे हम लोग देखते हैं मात्रा के आधार पर और उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 पुलुप्त स्वर। जिह्वा के आधार पर और जिह्वा के आधार पर या जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और होठों के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? होठों के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो होठों के आधार पर स्वरों को बांटा गया है 2 भागों में, होष्ठ या फिर ओठ, होष्ठ या फिर ओठों के आधार पर। तो होष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों को जो बांटा गया है वो हम लोगों ने बांटा 2 भागों में। और जिह्वा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटने का काम किया है। जैसे जिह्वा के आधार पर कैसे और ओष्ठ के आधार पर कैसे? जैसे हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, देख लेते हैं वर्णमाला फिर से हम लोग। किसी वर्ण का उच्चारण अगर हम लोग करते हैं, तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, तो नोट कर लिया होगा तो नोट कर लेना, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जैसे हम लोगों ने बात की थी कि जिह्वा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो जिह्वा के आधार पर स्वर हमने जो बांटे हैं, जीभ के आधार पर
जीभ के आधार पर या जिह्वा के आधार पर स्वरों को बांटा गया 3 भागों में। नंबर 1 आपका अग्र स्वर, जीभ का अगला हिस्सा जो नुकीला हिस्सा है, इसके उच्चारण में जहां जहां पर आपका सहयोग प्रदान होता है, ये हमारे कहलाते हैं अग्र स्वर। और जीभ का जो बीच वाला हिस्सा जहां काम करता है वो हमारा कहलाता है मध्य स्वर, और जहां जीभ का पिछला हिस्सा काम करता है वो हमारा कहलाता है पश्च स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। जीभ है, जीभ के अगले वाले हिस्से से उच्चारण में अगर सहायता है तो अग्र स्वर, और जीभ के बीच वाले हिस्से से उच्चारण में अगर सहायता है तो मध्य स्वर, और जीभ के अगर पिछले हिस्से से उच्चारण ध्वनि आ रही है तो पश्च स्वर। जीभ है और जीभ के कौन से हिस्से से ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, तो ये देखो हम पढ़ते हैं यही स्वर हैं, और इन्हीं में से आपके कोई अग्र स्वर हैं, कोई मध्य स्वर हैं और कोई पश्च स्वर हैं। जब जीभ का अगला हिस्सा आपके नीचे वाले 2 दांतों में आकर के, 2 दांतों के बीच में आकर के एक ध्वनि को उत्पन्न करे तो समझ लेना अग्र स्वर है। जैसे हमने बोला आ, हमने बोला अ, फिर हमने बोला आ, ई। तो ई के उच्चारण में देखो दांत के नीचे, जो नीचे वाला जो आपका दांत का जो हिस्सा है, तो यहां पर जब देखेंगे तो 2 दांतों के बीच में आकर के आपकी जीभ टच हो रही है, अर्थात हमने बोला ई और फिर हमने बोला ई, हमने बोला उ। उ का उच्चारण जैसे किया आपने तो हल्की सी जीभ ऊपर उठी, उ के उच्चारण में जीभ ऊपर उठती हुई दिखाई दी है। और हमने बोला उ, ये फिर से जीभ हमारी ऊपर उठ गई। हमने बोला ए, आए, ओ, औ। ए का उच्चारण जब किया तो ए के उच्चारण में आपने देखा कि इस ए के उच्चारण में जीभ फिर से वहीं आई, और इस ए के उच्चारण में भी जीभ फिर से वहीं आई। इसका मतलब क्या है कि जीभ के अगले हिस्से से, जीभ के अग्रभाग से, जीभ के अग्रभाग से 3 नहीं 4 वर्णों का उच्चारण हो रहा है। और वो कौन कौन सा है? ई, ए, ऐ। जीभ के अग्रभाग से 4 वर्णों का उच्चारण हो रहा है, ई, ए, ऐ। जीभ के मध्य वाले हिस्से से, बीच वाले भाग से, जीभ के बीच वाले भाग से एक स्वर का उच्चारण हो रहा है, वो कौन है? अ। और जीभ के पिछले हिस्से से जितने भी यहां बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जीभ के पिछले वाले हिस्से से उच्चरित होते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है? आ, बड़ा आ वाला हिस्सा ले लिया, इसके बाद में आपका उ और ऊ, और इसके बाद में बचा हुआ आपका ओ और औ। पश्च स्वरों की संख्या होती है 5, मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 1। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भाई, मध्य स्वर की संख्या 1, अग्र स्वर की संख्या 4, पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जिनका उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से होगा पश्च स्वर, और पश्च स्वर कौन कौन सा है? आ, उ, ओ, औ। ये मध्य स्वर अ, अग्र स्वर ई, उ। तो उ अगर है तो आपका पश्च स्वर है, तो ई, ए, ऐ। तो आपने देखा जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। इसको भी नोट कर लो, देख लो कि जीभ के आधार पर जो स्वर हैं ये कितने भागों में बांटे जाते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों को हम लोगों ने बांटा कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। आगे बात करते हैं। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ्य के आधार पर स्वर कितने होते हैं, या ओठों के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इनको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। ओष्ठ के आधार पर स्वर जो बांटे हैं वो 2 भागों में बांटे हैं। कैसे? एक तो क्या होता है, जब हम इनका उच्चारण करें, तो जब इनका उच्चारण करेंगे तो आपको जब इनके उच्चारण में होठ हो जाए गोल, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, देखो मैंने बोला आ, ई, उ, ऊ, होठ गोल हुए।
तो जब ये होठ गोल हुए तो बेटा होस्ट में आपने देखा कि एक तो जब होठ हो गोल, तो जब होठ हो गोल तो वो आपके कहलाएंगे गोलीय स्वर। ये क्या कहलाएंगे? गोलीय स्वर। और इन्हीं गोलीय स्वर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर कह सकते हैं। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? व्रतमुखी स्वर। नंबर 2, जिनके उच्चारण में होठ ना हो गोल तो वो हमारे होंगे अगोलीय स्वर होंगे, अर्थात इनको हम बोल देंगे आवृतमुखी स्वर बोल देंगे। इनको हम लोग क्या बोल देंगे? आवृतमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ हो जाएं गोल वो व्रतमुखी, और जिनके उच्चारण में होठ ना हो गोल वो आवृतमुखी स्वर होते हैं। परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको रटना नहीं है, उन 4 ऑप्शन को देखना है, और 4 ऑप्शन को देखना है और पूछना बताओ निम्न में से कौन सा गोलीय स्वर है, या कौन सा व्रतमुखी स्वर है, कौन सा आवृतमुखी स्वर है। तो आपको उन 4 ऑप्शन को पढ़ना है और आपने खुद फील करना है कि किनके उच्चारण में होठ हो रहे हैं गोल। जिनके उच्चारण में होठ गोल होंगे वही हमारा व्रतमुखी स्वर होगा, और जिनके उच्चारण में होठ ना हो गोल वो हमारा आवृतमुखी स्वर होगा। अर्थात होस्ट के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। इसको भी नोट कर लो, देख लो। और अगर आपसे पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं तो फिर कैसे पहचानेंगे कि गोलीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? गोलीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कैसे? जिनके उच्चारण में होठ हो जाएं गोल, तो गोल होठ होंगे तो कैसे? एक तो आपका उ और ऊ, और दूसरा आपका ओ और औ। ये 4 आपके हो गए गोलीय स्वर हो गए, अर्थात व्रतमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। व्रतमुखी स्वरों की संख्या कितनी? 4। आवृतमुखी स्वरों की संख्या बचे हुए सारे के सारे 5 होंगे, और जो आपने अभी यहां उ और ओ और औ छोड़ा है, इसके अलावा जितने भी आपके होंगे, छोटा आ, बड़ा आ, और आपका छोटी ई, बड़ी ई, और आपका उ को छोड़ दो, और फिर आपका ए और ए। तो ये आपके कितने हो गए? 5 जो हो गए हैं ये आपके आगोलीय स्वर हो गए हैं, और जो 4 जो हो गए हैं ये आपके गोलीय स्वर हो गए हैं। गोलीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। आगोलीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। व्रतमुखी स्वर बोल देगा या गोलीय स्वर बोल देगा, या फिर आगोलीय स्वर बोल देगा या आवृतमुखी स्वर बोल देगा। इनको आपने पहचान लेना है कि इनकी संख्या कितनी होती है। और अगर आपको परीक्षा में ऑप्शन भी दे देता है कि पहचानो भाई गोलीय स्वरों की संख्या कितनी, तो आपने बतानी है अपने आप। कैसे? ऑप्शन को देख करके। ठीक है, आगे आते हैं। पूछ लेता है कभी कभी परीक्षाओं में, ये लगभग जितना हमने जाना है भी, ये तो लगभग आपने पढ़ा ही है, लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा सा एडवांस है, और अगर आपने एडवांस एग्जामिनर की सोच को ना परख पाया तो परीक्षा में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो देखो अभी इन्हीं में से हम लोग और चीजें जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ भैया संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो पहली बात हमें ये बताओ, संधि स्वर क्या होते हैं? भैया जिनके वर्ण के निर्माण संधि के नियम लगने के बाद हुए हैं वही तो संधि स्वर होते हैं। जैसे संधि स्वरों की संख्या होती है 7, लेकिन यह है कैसे संधि स्वरों की संख्या 7? कैसे? जैसे आपने देखा 2 छोटे आ जोड़ करके, 2 छोटे आ जोड़ करके आपने बड़ा आ बनाया, तो बड़ा आ आपका बन गया दीर्घ संधि। ऐसे ही 2 छोटी ई जोड़कर आपने बनाई थी बड़ी ई, ये भी आपकी हो गई दीर्घ संधि। और ऐसे ही आपने 2 छोटे ऊ जोड़कर आपने बनाए थे बड़े ऊ, ये भी आपके हो गए क्या? दीर्घ संधि के नियम के अकॉर्डिंग। अर्थात दीर्घ संधि का नियम यहां लगता है, और जब दीर्घ संधि का नियम यहां पर लगेगा तो आपको ध्यान रखना है, तो 3 तो आपको ये मिल गए। अर्थात अगर आपकी परीक्षा में संधि स्वरों को बोल देगा कि बताओ भाई दीर्घ संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, यहीं से क्वेश्चन घुमाएगा और बोलेगा दीर्घ संधि स्वरों की संख्या, तो दीर्घ संधि स्वरों की संख्या होती है 3।
दीर्घ संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि जब हम लोगों ने आ के बाद ई जोड़ा था तो हमें क्या मिला था? ए मिला था। और जब हम लोगों ने आ के बाद ऊ जोड़ा था तो हमें क्या मिला था? ओ मिला था। अर्थात अब आपसे पूछ लेगा कि दीर्घ संधि स्वरों की संख्या अगर 3 होती है तो बताओ मुझे गुण संधि स्वर की संख्या कितनी होती है? गुण संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? जिनमें गुण संधि के नियम लगे वो गुण संधि, जिसमें गुण संधि के नियम लगे वो गुण संधि, और जिसमें दीर्घ संधि के नियम लगे वो दीर्घ संधि, और जिसमें वृद्धि संधि के नियम लगे वो वृद्धि संधि स्वर होता है। अर्थात वृद्धि संधि स्वरों की संख्या भी कितनी होती है भाई? तो वृद्धि संधि स्वर भी आपके 2 होते हैं, और आपके बचे हुए दीर्घ संधि गुण संधि है इनकी भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। देखो दीर्घ संधि स्वर कितने? 3, गुण संधि स्वर कितने? 2, वृद्धि संधि स्वर कितने? 2। वृद्धि संधि स्वर कौन कौन से थे? जैसे आपने देखा था वृद्धि संधि का नियम क्या होता है? वृद्धि संधि का नियम होता है जब कभी भी किसके बाद आ जाए? जब कभी भी आ के बाद में, जब कभी भी आ के बाद में ए आ जाए तो होता है अय। आ ए से अय, तो आ ए से अय, तो ये अय का नियम आपने देखा होगा कि ये आपका कौन संधि बनाता है? वृद्धि संधि बनाता है। जैसे मैंने एक शब्द दिया 1 जमा 1, तो 1 जमा 1, तो ये क्या है? ये हम लोग लेते हैं कैसे? मात्रा के रूप में लेते हैं। तो मात्रा के रूप में जब लेते हैं तो आ, और ये आपका क्या होता है? शब्द के रूप में अय। तो आ ए से अय, तो का ए से कय। आगे वाला ए ऐसे छाप दिया और पीछे वाला ए का ऐसे छाप दिया, शब्द बन गया एक एक। तो एक एक में संधि कौन सी थी? वृद्धि संधि थी। तो वही हमने आपसे बोला है कि वृद्धि संधि स्वरों की संख्या कितनी? 2। और कौन कौन से हैं वृद्धि संधि स्वर? अय और औ। वृद्धि संधि स्वर अय और औ, और गुण संधि स्वर जो था हमारा ए और ओ। तो गुण संधि स्वरों की संख्या कितनी? 2। वृद्धि संधि स्वरों की संख्या कितनी? वृद्धि संधि स्वरों की संख्या कितनी? 2। अगर आपसे पूछेगा दीर्घ संधि स्वर कितने होते हैं? 3। हिंदी वर्णमाला में वृद्धि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो वृद्धि संधि स्वर हमारे होते हैं 3। गुण संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2। और आपसे पूछ लेगा कि दीर्घ संधि स्वर, अगर दीर्घ संधि स्वर की बात अगर हम लोगों ने की थी तो दीर्घ संधि स्वरों की संख्या कितनी? 3। और वृद्धि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नियम के अनुसार आपने जान लिए। अब आपसे पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ संधि स्वर 3, वृद्धि संधि स्वर 2, गुण संधि स्वर 2, इनको जोड़ लो। 3 और 2 5 और 2 7। यही बात की थी अभी हमने कि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। हिंदी वर्णमाला में संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आगे अगर हम लोग बातों को रखते हैं तो जैसे हमने बात की थी कि हिंदी में अभी और भी स्वर आएंगे और स्वरों को कैसे कैसे पहचानना है, संधि स्वर के आधार पर आपको जानना है। श्रवण क्या होता है? श्रवण, सा वर्ण। तो सवर्ण क्या होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सवर्ण के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके लिए एक कमेंट के लिए या होमवर्क समझ लो आप कि आपको बताना है कि बताओ कि जो हमारे स्वर होते हैं, ये स्वर होते हैं, ये सारे के सारे स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं या अघोष होते हैं। ये कमेंट में आप हमें इसका जवाब जरूर दें, क्योंकि कल की क्लास में हम आपको इन्हीं स्वरों के उच्चारण के आधार पर और भी बातें करेंगे। संघर्षी क्या होते हैं, संघर्ष करके कैसे आए, संघर्षी क्या हैं। इसके अलावा हम लोग उच्चारण के आधार पर नासिक क्या होते हैं, निर्नासिक क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं, इन स्वरों पर भी चर्चा करेंगे। संवृत स्वर क्या होता है, विवृत स्वर क्या होता है, अर्ध संवृत क्या होता है, अर्ध विवृत स्वर क्या होता है, इस पर भी हम लोग कहीं ना कहीं अपनी बात करेंगे अभी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।